Student, today's topic is ozone depletion in the stratosphere. तो इसके पहले वाले टॉपिक में हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट देखा हुआ था, उसको हमने डिस्कस भी किया हुआ था। तो अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्राटोस्फेयर। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर आपने एनसीईआरटी केमिस्ट्री में जो लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, अगर आपने उसमें पढ़ा होगा तो एक टर्म आया था बैड ओजोन, जो कि लोअर एटमॉस्फेयर में बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, दैट हार्म प्लांट एंड एनिमल, जबकि जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम गुड ओजोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देयर इज ए गुड ओजोन ऑल्सो, दिस ओजोन इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड स्ट्राटोस्फेयर। तो बेटा जो ओजोन, गुड ओजोन एटमॉस्फेयर में स्ट्राटोस्फेयर वाले पर्टिकुलर लेयर में पाई जाती है। इट एक्ट एज ए शील्डिंग एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब जो सन से आने वाले जो भी हार्मफुल रेडिएशन है, वो हार्मफुल रेडिएशन को स्ट्राटोस्फेयर में जो प्रेजेंट ओजोन, गुड ओजोन लेवल है, वो उस हार्मफुल रेडिएशन को अर्थ पर आने से रोकता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं स्ट्राटोस्फेयर में जो प्रेजेंट ओजोन लेयर है, वो हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन विच कमिंग फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सो दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर हाईली इंजूरियस टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आपने पढ़ा भी है, जो खुद अगर आप थोड़ा सा भी जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं तो उसमें पढ़ा जाता है कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये कहीं ना कहीं डीएनए सीक्वेंस को भी इम्पैक्ट करती हैं। तो ये दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर हाईली इंजूरियस टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म and preferentially absorb ultraviolet rays, and its high energy break the chemical bond within these molecules। तो हमने क्या पढ़ा कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये कैसे इंपैक्ट करती हैं। तो अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात करें, आपने डीएनए के बारे में पढ़ा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आपने प्रोटीन स्ट्रक्चरल जो जिसके बारे में हम लोग बायो में डिस्कस करते हैं, अगर आप पढ़ेंगे अभी, जब जेनेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल की सबसे पहले ये काफी दिनों तक डिस्कशन रहा कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो उसमें प्रोटीन को भी पहले का जो कॉन्सेप्ट था, वो बिलीव करते थे प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। बाद में इसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया कि नहीं, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस, फ्यू वायरसेस। तो ये प्रूफ हो चुका, और उस पर डीएनए के सीक्वेंस पे, जो डीएनए के सीक्वेंस है, प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है, जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो उस तरीके से अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात करें कि हाउ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हाईली इंजीरियस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें यह आता है कि ये जो डीएनए सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में जो प्रेजेंट बांड है, केमिकल बांड, आपको पता ही है कि केमिकल बांड के थ्रू एक न्यूक्लिक एसिड दूसरे न्यूक्लिक एसिड से जुड़े होते हैं। प्रोटीन में भी एमिनो एसिड, लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड लिंक टू ईच अदर बाय फॉर्मिंग पेप्टाइड बांड। तो ये जो बांड है, केमिकल बांड, ये कहीं ना कहीं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन बांड को डैमेज करता है, क्योंकि इसके अंदर हाई एनर्जी लेवल होती है। विद इन दिस मॉलिक्यूल द थिकनेस ऑफ ओजोन इन द कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन द डॉप्सन। अब अगर हम ये बात करें कि ठीक है, ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस हमने पढ़ लिया, तो अब हम ये कैसे मेजर कर सकते हैं कि ओजोन जो लेयर है, वो लेयर डिप्लीट हुई या नहीं हुई, या डिप्लीट होगी तो कितना डिप्लीट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका हार्मफुल इंपैक्ट हम लोग देख सकते हैं। तो इसको मेजर किया जाता है, ये जो थिक लेयर है, मतलब कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये जो इसकी थिकनेस मेजर की जाती है, वो डॉप्सन में, डॉप्सन इज द यूनिट टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। तो इसी से हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं कि ओजोन लेयर पर क्या इंपैक्ट पड़ा हुआ है। अब जैसे अगर हम यहां पर बात करें फिगर 16.8 विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, ओजोन होल is the area above the Antarctica shown in purple color
पर्पल कलर में ये दिखाई भी दे रहा है। एंड द ओजोन लेयर इज द थिनेस्ट ओजोन थिकनेस इज गिवन इन डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट में दिया द ओजोन होल ओवर द अंटार्कटिका डेवलप ईच ईयर बिटवीन लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर। तो अर्ली अक्टूबर और अगस्त के बीच में ये डेवलप्ड होता है, ये नासा के साइंटिस्टों के द्वारा खींचा हुआ है। तो ये किस तरीके से ओजोन होल क्रिएट हो रहा है। आप देखो ओजोन होल अगर क्रिएट होगा तो कहीं ना कहीं हार्मफुल जो रेडिएशन है वो हार्मफुल रेडिएशन इंपैक्ट करेगी इन सारी चीजों को, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर प्रेजेंट जो भी बायोडाइवर्सिटी है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से निकलने वाली है, ये पूरे बायोडाइवर्सिटी को डैमेज करेगी। तो इस तरीके से अगर हम ओजोन गैस की बात करें तो आपको पता ही है ओजोन केमिकल फार्मूला जो होता है इसका O3 हम इसको बोलते हैं, O3, और ऑक्सीजन जो है वो आपका O2 डाई एटॉमिक स्टेज में। बट जो ऑक्सीजन ओजोन में जो ओजोन का केमिकल फार्मूला है वो O3 है, ट्राई एटॉमिक स्टेज में पाया जाता है। ओजोन गैस इज कंटिन्यूअसली फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब इसका जो फॉर्मेशन का मेथड है वो भी वही है कि हम ये फार्मूला लिखते हैं 3O2 रिएक्शन साइन, नीचे लिखते हैं अल्ट्रावायलेट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और ये प्रोड्यूस होती क्या 2O3। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट हैं, क्लास 12 में पहुंच चुके हैं। इसकी ये जो रिएक्शन आपने देखा भी होगा कई बार केमिस्ट्री में, 3O2 रिएक्शन साइन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चेंज इनटू 2O3। तो ओजोन इस तरीके से फॉर्म होता है एंड डिग्रेड इनटू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और ये ओजोन जो है डिग्रेड भी होता है, 2O3 चेंज होगा आपका 3O2 में। तो इस तरीके से इसका डिकम्पोजिशन भी होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन। अब समस्या ये आती है कि हाउ ओजोन लेवल, ओजोन का जो लेवल है वो किस पे डिपेंड करता है। दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन, डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन। अब अगर दोनों में बैलेंस नहीं है, सपोज प्रोडक्शन ज्यादा हो गया या डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा हो गया, अगर डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा हो गया ओजोन लेयर में, तो ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट करने लगेगी, और जब ये डिप्लीट करने लगेगी तो जाहिर सी बात है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसकी कंसंट्रेशन अर्थ पर जो पहुंच रही है वो अब ज्यादा होगी तो बायोडाइवर्सिटी को डैमेज करेगी। और इवन ये भी देखा गया है कि जेनेटिकल चेंजेस भी हो जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, ठीक है। तो ऑफ लेट द बैलेंस हैज बीन डिस्टर्ब ड्यू टू द एनहेंसमेंट ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन। और आपको पता ही है CFC के बारे में, लगातार इमिशन जो होता है, इन्हेंसमेंट हो रहा है CFC के इमिशन में, जिसके वजह से जो है डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन, जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है ऑफ ओजोन वो फास्टर है इन कंपेरिजन टू प्रोडक्शन ऑफ ओजोन। तो ये जो गैस है CFC ये यूज भी होती है रेफ्रिजरेंट में, आपको पता भी है। तो इसको लेकर के मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, ठीक है। हम आगे भी या पहले भी हम केमिस्ट्री में भी इसको हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा हुआ है। CFC इज डिस्चार्ज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर मूव अपवर्ड रीच स्ट्रेटोस्फेयर। अगर हम CFC की बात करें तो ये डिस्चार्ज तो लोअर एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज एक्ट ऑन देम रिलीजिंग क्लोरीन एटम। अब ये कैसे काम करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पर पड़ती है तो ये क्लोरीन एटम जनरेट करता है, इट प्रोड्यूसेस क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन। आप देखो बेटा जो क्लोरीन है वो डाई एटॉमिक स्टेज में नेचर में पाया जाता है Cl2 के फॉर्म में, लेकिन अगर ये क्लोरीन है, क्लोरीन एटम, नेसेंट क्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है। तो CFC पर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है तो क्लोरीन एटम जनरेट करता है, एंड दिस क्लोरीन डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद दीज एटम एक्टिंग मेयरली एज ए कैटलिस्ट। और इस तरीके से ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। क्लोरीन आर नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन, hence whatever CFC are added to the stratosphere they have permanent and continuing effect on the ozone। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है वो कहीं ना कहीं कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, और वो जो ओजोन का डिग्रेडेशन है वो एक परमानेंट कंटिन्यूइंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में डिप्लेशन जो है लगातार वो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस की तरह डेवलप्ड हो चुका है। Although ozone depletion is occurring widely in the stratosphere, depletion is particularly marked over the Antarctica region। ये अंटार्कटिका रीजन में इसको मार्क भी किया गया, देखा भी गया नासा के साइंटिस्टों के द्वारा। दिस हैज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ थिन ओजोन लेयर। और इस तरीके से लार्ज एरिया में थिन
ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो चुका, कॉमनली कॉल्ड ओजोन होल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन होल भी बोलते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है कि भाई व्हाट इज ओजोन होल, ओजोन होल क्या है। तो ये जो थिन ओजोन की जो थिक लेयर होती है धीरे धीरे थिन होती जाएगी। क्यों थिन होती जाएगी, क्योंकि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो जब भी सनलाइट पड़ेगी तो ड्यू टू इनहेंसमेंट ऑफ इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इट जनरेट क्लोरीन एटम एंड दिस क्लोरीन एटम कन्वर्ट O3 into O2। तो ये इस तरीके से ओजोन होल क्रिएट होगा। और ये जो ओजोन होल है इसका इंपैक्ट आपको पता ही है, मैंने बार बार बताया कि भाई इसकी वजह से म्यूटेशन भी होता है, हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, अभी हम लोग जेनेटिक्स में ये चैप्टर में टॉपिक में पढ़ा जाता है। अब आप देखो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ शॉर्टर देन UVB are the most completely absorbed by the earth atmosphere given that ozone layer is intact but UV damage the DNA। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के शॉर्टर होती है देन अल्ट्रावायलेट बी। अब अल्ट्रावायलेट बी एक पर्टिकुलर पार्ट है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, ये जो DNA को डैमेज करती है और इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर हमारे जीन्स के अंदर क्या होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन में आकर म्यूटेशन सडन चेंज इट काजेज एजिंग ऑफ स्किन, डैमेज ऑफ स्किन सेल, ये स्किन की एजिंग ऑफ स्किन, डैमेज ऑफ स्किन सेल एंड वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर। अब आप देखो इससे स्किन कैंसर भी होता है, स्किन सेल को भी डैमेज करता है। इन ह्यूमन आई कोरोना एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कार्निया एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड ए हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी काजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ कार्निया एंड कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। अब देखो अब यही अल्ट्रावायलेट बी का जो कंपोनेंट है अगर ये हमारे कार्निया पे पड़ जाए, आई में ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले तो हमको स्नो ब्लाइंडनेस हो जाएगा। कट्रैक्ट सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कार्निया, और अगर ये लगातार इस तरीके से अगर ये रहा तो परमानेंटली ये डैमेज भी कर सकता है। Recognizing the deleterious effect of ozone depletion, the international treaty known as Montreux Protocol। अब ये जो बेटा ये जो इंटरनेशनल इश्यूज है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कई बार डिस्कस हो चुका है कि इसको कन्वेंशन एक तरीके से हम ये बोलते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर कई सारे कन्वेंशन हुए, तो उसमें ये पढ़ाया जाता है GS में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन एट मॉन्ट्रियल कनाडा इन 1987 टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ऐसी गैसेज जो कि ओजोन के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके इमिशन को कंट्रोल करने के लिए। सब्सिक्वेंटली मेनी मोर एफर्ट हैव बीन मेड, प्रोटोकॉल हैव लेड डाउन डेफिनेट रोड मैप सेपरेटली फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। और इसके लिए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों का पार्टिसिपेशन जरूरी है और दोनों के लिए अलग तरीके से रोड मैप भी तैयार किए गए फॉर द रिडक्शन ऑफ इमिशन ऑफ CFC एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल। तो इस तरीके से आप देखो ये एक तरीके से इंटरनेशनल एक ट्रीटी है जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लोग कहते हैं, और ये एक तरीके से एक रोड मैप है जो प्रोवाइड करता फॉर द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग बोथ कंट्री टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ CFC एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स, जो भी ओजोन के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल हैं उनके लिए। तो आई होप आपको दो टर्म्स में से जो डिजीज को लेकर के है, पहला तो ये है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो हमारा आपको पता ही है कि एक तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का कंपोनेंट जो डीएनए न्यूक्लिक एसिड, देखो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सॉरी ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसको जोड़ने के लिए बांड की जरूरत पड़ती है, यही बांड ब्रेक हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। दूसरी तरफ जो है कॉन्सेप्ट हम इसको बोलते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट बी जो है, अल्ट्रावायलेट बी ये जो कंपोनेंट है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, ये ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है, ये डीएनए को भी डैमेज करता है, इसकी वजह से म्यूटेशन भी होता है, स्किन कैंसर भी होता है, एजिंग ऑफ स्किन भी होती है, डैमेज ऑफ स्किन सेल्स भी होती है। और आपसे ये पूछा भी जा सकता है व्हाट इज स्नो ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस क्या है, स्नो ब्लाइंडनेस क्या है। तो सिंपल सा है कि ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन डैमेज द कार्निया ऑफ आई and because of inflammation of cornea snow blindness takes place। इसको कैटरैक्ट भी बोलते हैं इसको हम लोग, और ये कहीं ना कहीं कार्निया को परमानेंटली डैमेज कर देता है। तो ओके स्टूडेंट, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और आगे हम
इस टॉपिक को वापस हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।